हम आपसे ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव समझ आ गया और ऑडियंस के बारे में समझ आ गया, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर पे। अब सवाल ये है कि आप एक घर बनाते हैं, तो घर बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप जाते हैं किसी आर्किटेक्ट के पास और आप उसे जाके कहते हैं कि अंकल ये मेरा प्लॉट है, इस पर आपने घर बनाना है। तो आप कहेंगे, वो पूछेगा अच्छा भाई कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर तो बना के लाओ ना। भाई घर तो मेरे लिए बनाना कौन सा मुश्किल बात है, लेकिन मैं तुम्हें मैप बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा तुम घर से पूछ के आओ ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तुम रफ डिजाइन तो ले आओ। तो आप एक रफ डिजाइन ले जाते हैं कि जनाब मुझे एक ऐसा घर बनाना है जिसके इस तरफ गेट हो, यहाँ से मेरी गाड़ी आए और गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हो, ठीक है। यहाँ दरवाजा हो, इस दरवाजे के यहाँ पे टीवी लॉन्च हो, टीवी लॉन्च के इस तरफ जो है यहाँ पे किचन हो जहाँ से मेरी बेगम मुझे लिए खाना पका के लाए या चाय बना के लाए, और जनाब इसके साथ ही हमारा इस तरफ बेडरूम हो, और बेडरूम के साथ जो है यहाँ पे मेरा रीडिंग रूम हो, और ये बेडरूम की बैक साइड पे जो गली है यहाँ पे एक वॉशरूम बना दें हमें। तो आप कहते हैं ये मेरे घर का नक्शा हो। तो ये जो एक्सपर्ट है वो कहेगा अच्छा यार थोड़ा सा ऐसा करते हैं, किचन इधर कर देते हैं, गाड़ी का कोर्स इधर ले आते हैं, तो थोड़ा बहुत रद्दो बदल करके स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसी तरह जैसे किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम है, टीवी लॉन्च है, इसी तरह यहाँ पे जो दुनिया है, सॉरी जो पैगाम है, उसके अंदर भी किचन भी है, सब कुछ है। एक पैगाम में इंट्रोडक्शन है, एक पैगाम में डिटेल है, एक पैगाम में कंक्लूजन है, एक पैगाम में डाटा भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, एक पैगाम में एक पाई चार्ट भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये चीज़ों को कहाँ रखना है। जैसे आपने यहाँ तय किया है कि किचन कहाँ रखना है, बेडरूम कहाँ रखना है, टॉयलेट कहाँ बनाना है, टीवी लॉन्च कहाँ बनाना है, यहाँ पे भी इसी तरह हमें तय करना पड़ेगा कि ये हमारा मैसेज है। मैसेज के शुरू में यहाँ इंट्रोडक्शन रखना है, ठीक है, उसके बाद डिटेल लानी है, डिटेल के बाद डाटा और पाई चार्ट लानी है, और कंक्लूजन आखिर पे ले जाना है। इस तरह करके हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला फैसला तो हमें ये करना पड़ेगा कि जनाब ज़मीन कितनी बड़ी है, मकान कितना बड़ा है, हमारे पास प्लॉट कितना बड़ा है, और यहाँ पे हमें जो फैसला करना है कि हमारे पास डाटा कितना बड़ा है, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है हमारे पास। अगर ज़्यादा वॉल्यूम हुआ तो हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, छोटा वॉल्यूम हुआ तो हम लेटर लिख लेंगे, उससे भी छोटा हुआ तो हम मेमोरेंडम बना देंगे। तो लिहाजा वॉल्यूम से हमें पता चलेगा। लेकिन वॉल्यूम के बारे में आमतौर पर लोग जो हैं वो कुछ बातें बताते हैं। मैंने एक दफ़ा एक एक्सपर्ट से बात की, तो एक्सपर्ट ने मुझे इसके मुतालिक 3 बातें बताई। उसने कहा देखो मुबशर, तुमने आगे चल के जो है बिजनेस स्टडीज़ में जाना है और फिर आगे चल के तुमने एक बहुत बड़ा मैनेजर बन जाना है, तो भाई 3 बातों का ख्याल रखा करो। मैंने कहा अच्छा सर बताइए। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि सबसे पहली बात यह है कि इंफॉर्मेशन जब किसी को देते हैं तो बेटा इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करते। तो मैंने पूछा कि सर ओवरलोड क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि बेटा बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन से ज्यादा कभी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देते। उतनी ही इंफॉर्मेशन दें जितनी किसी को जरूरत है, ठीक है जी। जैसे आप मेरे पास फर्ज कीजिए कस्टमर के तौर पे आते हैं और आप मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो आपका शोरूम है इसमें जो होंडा सिटी खड़ी है 7th जनरेशन की, मुझे बड़ी पसंद है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा ये काम है मैं आपको बताऊं कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके ऑटोमेटिक विंडोज हैं, इसके जनाब इंजन इस तरह से काम करता है। मुझे ये कहने की कतई ज़रूरत नहीं है कि 20 साल बाद इसको जंग लग जाएगा, 30 साल बाद ये जंक यार्ड में खड़ी होगी और तब तक आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है ऐसी बातें कहने की। हमें चाहिए हम ज़रूरी बात करें, गैर ज़रूरी बात ना करें। गाड़ी के बारे में बताएं कि जनाब इसके टायर का साइज़ ये है, इसका इंजन 1300 सीसी का है, और जनाब इसका जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसकी जो ज़्यादातर चीज़ें जापान से असम्बल्ड होके आई हैं। तो मुझे वो बातें बतानी चाहिए जो ज़रूरी है। लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी आसानी से याद हो जाए। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि सिर्फ
रेलेवेंट बात करनी चाहिए, इररेलेवेंट बात नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरे से गाड़ी के बारे में पूछने आया, मैं उससे पूछूं तुम्हारे बच्चे कितने हैं, वो कहे जी मेरे 18 बच्चे हैं, मैं कहूँ जी 18 बच्चे क्यों हैं, वो कहे जी मेरी 2 बीवी है, मैं पूछूं तुम्हारे माँ बाप कितने। तो हमें इस तरह की बात पूछने की जरूरत ही क्या है। हमें बिजनेस पे बात करनी चाहिए और हमें उससे बात करनी चाहिए कि भाई आपका फैमिली साइज बड़ा है या छोटा है। वो कहे मेरा फैमिली साइज बड़ा है, तो भाई आप ऐसा करें कि आप जो है बोलान डब्बा ले लें, वो आपको सूट करेगा, ठीक है। या आप एपीवी ले लें, या आप जो है वो नहीं सॉरी होंडा की विजल ले लें, वो आपके लिए सूटेबल। तो हमें सिर्फ एनफ बात करनी चाहिए एक बात, और हमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहिए और गैर जरूरी बातें नहीं पूछनी चाहिए। और फिर इसके अंदर एक बात और है कि हमें जब भी बात करनी है उसके अंदर हमने जो भी बात करनी है उसके अंदर हमने फिगर चेक करने हैं, टोटल चेक करने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी बात करें उसके अंदर एक्यूरेसी का खास ख्याल रखें कि हम जो डाटा शेयर कर रहे हैं, मालूमात शेयर कर रहे हैं, ना इंग्लिश की गलती हो, ना ग्रामर की गलती हो, ना फिगर की गलती हो। तो अमाउंट बिल्कुल ठीक ठीक लिखें। फाइनेंस डायरेक्टर में ओनली वांट एनालिसिस राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन, तो हो सकता है मिलियंस में चाहता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो क्या मांग रहे हैं, हमें क्या देना है। तो मैं 3 बातें रिपीट कर देता हूं आपकी खुशी के लिए। एक बात तो ये है कि भाई कभी भी किसी को उतनी मालूमात ना दो कि उसे काबू ही ना आए, हमेशा इतनी मालूमात दें जो उसको याद हो जाए। दूसरी बात यह है कि बात रेलेवेंट करें और इररेलेवेंट बात ना करें। और तीसरी बात यह है कि जो भी बात करें उसके अंदर जो आप डाटा शेयर करें या इंफॉर्मेशन दें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन ना आ जाए, इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो गया जी हमारा वॉल्यूम वाला मामला। लेकिन क्या ये आपको बात समझ आई है? ये बड़ी जरूरी बात है कि क्या ये बात समझ भी आई कि नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब जुनैरा, शहरोज, मोहम्मद वक्कास, मोहम्मद अली का तो जवाब आया, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? वो मेरी बात सुन भी रहे होगे, नहीं सुन रहे। शनवार अली की भी बात जवाब आ रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर मुबशिर असलम को थोड़ा सा एतराज है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब मैं कोई नंबर लिखता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ, लिखना था मुझे 1 लाख, मैंने 4 जीरो दे दिए, क्या ये 1 लाख बन गया है? नहीं बना। तो कस्टमर फौरन सवाल करेगा है 10,000 क्या? 10,000 में आप मुझे इक्विपमेंट दे रहे? नहीं। हमें जब भी लिखना है बिल्कुल ठीक लिखना है, गलत नहीं लिखना, ठीक है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी लिखो सही लिखो, गलत मत लिखो, ये बात कह रहा हूँ। अब बात समझ आ गई बच्चे? ठीक हो गई बात? चले तो अब बात हमारी क्लियर है, ठीक है जी। तो चलते हैं, एक सवाल करते हैं आपके साथ। एक सवाल है, इन डिसीजन मेकिंग स्टेट in which a decision maker faces a set of information, complexity and level of redundancy। एक ऐसी मालूमात आई जो कि पेचीदा भी है, उसके अंदर बार बार एक ही बात लिखी हुई है। रिडंडेंसी का मतलब बार बार एक ही बात लिखी हुई है, और जो बातें लिखी हुई है एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, एक बात दूसरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। पहले एक बात कहते हैं फिर दूसरे को गलत कह देते हैं। उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी भी है, और accumulation of individual information cause different size and complexity that inhibited decision maker's ability to optimally determine best possible decision। problem is, तो अब वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन मालूमात पेचीदा भी है, बार बार एक ही बात लिखी हुई है, एक बात लिखते हैं फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और एक चीज दूसरी से टैली भी नहीं होती, तो इनकंसिस्टेंसी भी है। तो मामला क्या है? तो बच्चे कह रहे हैं सर मामला जो है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर का नहीं है, मैनेजर की कैपेबिलिटी का भी नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन का भी नहीं। मामला यह है कि मालूमात ओवरलोड की गई है और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दी गई है कि उसका दिमाग घूम चुका बेचारे। अब बात आ जाती है बच्चों, द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन। तो सक्सेस ऑफ प्लानिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? शाबाश, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें आपको कामयाबी चाहिए तो क्या चीज आपको चाहिए होगी? तो आप यकीनन यही कहेंगे कि सर हमें इस मामले में जो है, इस मामले में हमें एक ही चीज की जरूरत है, और वो है एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी नहीं होगी तो सर प्लानिंग सही हो ही नहीं सकती। तो मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर बात करते हैं आपके साथ
डैश अबाउट द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग, इनसफिशिएंट एनालिसिस ऑन द हैंड इंफॉर्मेशन। तो इनसफिशिएंट एनालिसिस का मतलब क्या है? तज्जिया नामुनासिब है, तज्जिया मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है जी? शाबाश। जब तज्जिया नामुकम्मल है, एनालिसिस पूरा किया नहीं गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जुनैरा कह रही है सर डी है, ए और सी हमारा मसला है। देखते हैं ए और सी हमारा मसला क्यों है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कि शायद इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए तज्जिया मुकम्मल नहीं हो सकता, एनालिसिस मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये इनसफिशिएंट एनालिसिस है, चूंकि मालूमात पूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शायद हमने मालूमात लेते वक्त लैक ऑफ इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है, कि हमने माहौल को नहीं समझा कि हमें किस किस्म की सिचुएशन का सामना है। लैक ऑफ इनिशिएटिव इसलिए नहीं डाला गया कि लैक ऑफ इनिशिएटिव जो होता है ये होता है किसी भी काम का अमली इकदाम करना। तो अमली इकदाम तो अभी करना ही नहीं है, तो अमली इकदाम की तो अभी कोई सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई है, लिहाजा इसको तो छोड़ देते हैं। एक ही बात हो सकती है, एक मालूमात एक्यूरेट ना दी गई हो, और दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये एक चीज हो सकती है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक हो गई जी बात। तो ये है हमारा सबसे पहला काम कि मालूमात का लेवल से एक्यूरेसी होनी चाहिए। पहली बात एक्यूरेसी होनी चाहिए, दूसरी बात है ऑप्टिमल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, आप कहते हैं जी कि आपके मैसेज का फ्रेमवर्क क्या होगा। फ्रेमवर्क का ताल्लुक स्ट्रक्चरिंग ऑफ मैसेज के साथ जरूर है, लेकिन फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि हम इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे। कहते हैं कि कभी भी अच्छे मैसेज में जो चीजें शामिल करनी चाहिए, एक तो एग्जेक्टिव समरी जरूर देनी चाहिए। जैसे खबरनामा शुरू होने से पहले हेडलाइंस होती हैं कि आज के खबरनामे में हम आपको बताएंगे कि बिल्ली ने शेर को कैसे मारा। आज के खबरनामे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने जो है इंडिया का जहाज गिराया। और आज के खबरनामे में हम बताएंगे कि चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ रही। तो पहले हम हेडलाइन बताते हैं, ये क्या होती है हमारी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी इस तरह देते हैं ताकि मैसेज में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, और हम स्टार्ट में समराइज कर देते हैं की पॉइंट्स को। अगर हकीकत में देखा जाए तो आप ईमानदारी से बताइए, जो हेडलाइन होती है खबरों की, वो खबरें लिखने के बाद लिखी जाती होंगी या पहले लिखी जाती होंगी? शाबाश। हेडलाइंस बना देते हैं, समरी बना देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किसी भी मैसेज का मेन बॉडी बनाते हैं। मेन बॉडी का मतलब है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट टू द पॉइंट, कि हम फिर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर तमाम बातों की समरी लिख देते हैं, वो हमारी एग्जेक्टिव समरी बन जाती है। और फिर हम जो ऊपर लिखी बातें वो एक एक करके नीचे जाके बयान करते हैं, और कोशिश करते हैं एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट लिखें, और शॉर्ट लिखें, और टू द पॉइंट लिखें। उसके बाद जहां हमें जरूरत पड़ती है किसी बात को वाज़ेह करने की, हम उसके साथ सपोर्टिव डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो साथ हम डायरेक्टर्स सीवी अटैच करते हैं, और अगर ज़रूरत है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स में लिख भी देते हैं कि हमने ये चीज़ें अटैच की हैं। और अगर कोई डाटा इकट्ठा किया है और वो किसी क्वेश्चनर के थ्रू किया है तो वो क्वेश्चनर भी साथ अटैच कर देते हैं। ये हमारा सपोर्टिव डाटा होता है। और हम तमाम चीज़ों को लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। हम पढ़ के दोबारा देखते हैं कि क्या इनकी ये तरतीब से हमें बात समझ आ रही है, और अगर हमें लगे कि ये बात पहले कहनी चाहिए तो हम उसको कहते हैं ये ऊपर ले जाओ और ये बात नीचे ले आओ, तो फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए हम तरतीब का भी ख्याल रखते हैं कि हम बातों को तरतीब से बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जंग पहले शुरू कर दें और जंग की वजूहात बाद में बयान करें। वजूहात पहले होनी चाहिए और जंग बाद में उसका जिक्र आना चाहिए। लेकिन हम अपनी बात को आसान करने के लिए अक्सर औकात हेडिंग्स और समरीज का भी मदद लेते हैं। हम हेडिंग्स यूज करते हैं। हेडिंग हम ऐसे बनाते हैं जो सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हो, कि हेडिंग पढ़ते ही पता चले कि इसके अंदर किस तरह से हमने बात को तरतीब दिया है। तो ये होता है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में कितनी बातें हमने की हैं? फ्रेमवर्क में हमने 5 बातें की हैं। पहली बात यह है
कि हम सारी बातों की समरी पहले लिख देते हैं, फिर जिस तरतीब से समरी होती है उसी तरतीब से नीचे पॉइंट रख लेते हैं, और अगर हमें लगे कि इसके साथ सपोर्टिव डाटा देने की ज़रूरत है तो हम सीवी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ अटैच कर देते हैं, ताकि ये कोई पॉइंट देखना चाहे तो इधर से आके देख लें। और फिर उसके बाद ये है कि अगर हमें लगे कि हमारी लॉजिकल यूनिट तरतीब नहीं है तो हम चीज़ों को आगे पीछे करके सीक्वेंसिंग पैटर्न कर देते हैं उसकी। फिर उसके साथ साथ हम हेडिंग और समरीज भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हेडिंग जो है बड़े हेल्पफुल होते हैं। हेडिंग पढ़ता जाता है रीडर और उससे चीज़ें समझ आती जाती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पॉइंट है और सब पॉइंट है, ऐसा ना हो कि हेड पॉइंट कुछ और सब पॉइंट कुछ और। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि फर्ज कीजिए कि आप ग्रुपिंग करें और आपने लिखा है लेट्स से नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के नीचे आपने कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स दे दिए, तो ये तो हेडिंग कुछ और है और सब हेडिंग कुछ और है। और जहां लिखे कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट उसके नीचे आपने नेहरू रिपोर्ट लिखी हुई है, तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हमें जो हेडिंग देना है नीचे भी डिटेल यही देनी है। लिहाजा हमें इस तरह से पॉइंट बनाने हैं कि वो रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस झलके उनकी। यानी जब हम ग्रुप करें तो हमेशा हेड टॉपिक के नीचे सब टॉपिक हो, और अगर जरूरत पड़े तो उसके फर्दर सब टॉपिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में जाके लिख दे, मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल में लिख दे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा ये मार्केटिंग एस्पेक्ट है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, और फिर आपको आइडियाज को ग्रुप करना पड़ेगा एक लॉजिकल ऑर्डर में कि पहले मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं तो सारे पॉइंट मार्केटिंग के एक दफा कवर करूं, फिर जब फाइनेंस की बात आए तो मैं फाइनेंस के सारे पॉइंट एक दफा कवर करूं, फिर जब एचआर की बारी आए तो फिर एचआर के। ऐसा ना हो कि एचआर के 2 पॉइंट मार्केटिंग में घुसे हो, मार्केटिंग के 2 पॉइंट एचआर में आए हो, तो मुझे इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। और फाइनेंस की बात 3 जगह लिखी हो, एचआर की बात 4 जगह लिखी हो, नहीं, पहले एक जगह सारी एचआर की बात करो, फिर एक जगह सारी मार्केटिंग की बात करो, फिर एक जगह सारी प्रोडक्शन की बात करो, बारी 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 आइडिया को लेते आओ। इस तरीके को हम कहते हैं कि हम सिंपल हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल इंपॉर्टेंस को लेते जाते हैं, और हम जो है वो आइडियाज एंड सब टॉपिक जो है हायरार्किकल वाटरफॉल मॉड चार्ट में ले आते हैं कि ये एचआर है, एचआर का पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब एचआर खत्म होगी, चलो मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, फाइनेंस की कर लेते हैं। हम इस तरह करके इसकी तरतीब लगा लेते हैं। तो मैं अपनी बात को दोबारा फिर सम अप कर देता हूँ कि देखिए, हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि जो हेड टॉपिक है उसके नीचे ही उसके रेलेवेंट सब टॉपिक आए। ऐसा ना हो कि जो आपका हेड टॉपिक है वो कुछ और सब टॉपिक किसी और चीज का आ रहा हो। फिर हम इनका लॉजिकल ऑर्डर रखते हैं कि एक बात अगर एचआर की चल रही तो पहले एचआर के सारे पॉइंट दे दो। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट पहले हो, फिर फाइनेंस के हो, फिर एचआर के हो। जैसे एक बच्चा ना वो कॉपी में नोट्स बनाता है, तो अक्सर क्या होता है कि अकाउंटिंग की क्लास हुई तो वो लिख लिया, अच्छा आगे क्लास शुरू हुई इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स भी अगले पेज पे लिख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी के पेज या पैरा जो है ना, दस्ते अलग अलग कर लो, वहाँ टैग लगा लो, ये हिस्सा अकाउंटिंग है, ये हिस्सा इकोनॉमिक्स है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। लिहाजा चीजों को एक लॉजिकल कैटेगरी में लिखना चाहिए कि अकाउंट्स के सेक्शन में अकाउंट्स ही लिखो, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में इकोनॉमिक्स ही लिखो। इस तरह आपके आइडियाज मिक्स नहीं होंगे। तो यहां तक जो बात है, क्या आपको ये बात समझ आई है? अगर आ गई तो जी लिख के एंटर कर दें। जी शाबाश। यस भी ठीक है, लेकिन जी जरा छोटा है, एक जी लिखा और एंटर कर दिया तो काम आसान हो जाता है। जी शाबाश। चलिए, तो इसके हवाले से एक एमसीक्यू सॉल्व करें। मैसेज आर प्रेजेंटेड इन हायरार्की। हायरार्की में मैसेज प्रेजेंट होता है कैसे? शाबाश। कौन सा ऑप्शन लेते हैं, देखते हैं। जी शाबाश। मोहम्मद अली, शेरोज, जवाद, मोहम्मद अबाद, आमिर, शनवार अली, अवैस,
उस्मान गनी, मोहम्मद अली, ये तमाम बच्चे जो मुझे पैगाम भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब एनालिसिस होता है टॉपिक इनटू सब टॉपिक एंड देन सब टॉपिक इनटू फर्दर सब टॉपिक, कि एक हेड टॉपिक होता है, उसके नीचे उसका सब टॉपिक होता है, फिर उसके नीचे उसका सब टॉपिक होता है। इस तरह करके ब्रेक होता है कि अगर इसको 1.1 कहा है तो ये जनाब 1.1.1 हो जाएगा, ये जनाब 1.1.2 हो जाएगा। इस तरह करके हम इसको डिफरेंट सीक्वेंस देते हैं और एक टॉपिक के सब टॉपिक बना देते हैं। तो ए ठीक है आपका। ऑर्डरिंग द मैसेज, मैसेज की एक ऑर्डरिंग देना, यानी मैसेज को एक तरतीब देना। देखिए मैसेज को तरतीब देने का कोई एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल के तौर पे बाज लोग बड़े जादूगर होते हैं, वो दूसरों की तवज्जो लेने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले रख देते हैं और उससे लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि जनाब आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उससे आपको पता चलेगा कि आज सियासी दर्जा हरारत कितना अरूज पे है। वो कहेंगे है सियासी दर्जा हरारत अरूज पे चला गया, इसकी बात तो सुनो क्या कहना चाह रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता देते हैं। इस तरह सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं, सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं। लेकिन बाज लोग इतने प्यारे स्टोरी मेकर होते हैं कि वो आहिस्ता 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 मेन पॉइंट की तरफ जाते हैं। पहले बात को थोड़ा सा जगाते हैं, फिर बात को थोड़ा सा अलर्ट करते हैं और एक परसुएसिव अप्रोच के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पे जाकर बताते हैं। अब दोनों तरीके हैं। बाज जादूगर हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले रख देते हैं और फिर आहिस्ता 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 तो बात एक्सप्रेस करते हैं। और बाज ऐसे लोग हैं जो स्टोरी सुनाते हैं बड़े मजे से कि लो जनाब आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाऊंगा, और एंड पे जाकर लिखते हैं कि एंड पे जाकर पैगाम देते हैं कि लालच बुरी बला है। पहले वो कहते हैं एक कुत्ता था, एक डॉग था, वो जा रहा था, उस डॉग ने एक हड्डी ढूंढी, वो हड्डी लेके जा रहा था। जब वो नहर के पुल पे पहुंचा तो उसे लगा कि पानी के अंदर एक दूसरा डॉग है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लेके चलते हैं और एंड में जाकर बताते हैं कि लालच बुरी बला। ठीक है ना जी। तो ये है एक और तरीका बात करने का, लेकिन बाज लोग इंपॉर्टेंट बात पहले कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ दो तरीके। अच्छा, लेकिन अगर किसी को कोई बैड न्यूज सुनानी हो, बैड न्यूज सुनानी हो तो बताइए, अगर किसी को बुरी खबर भी सुनानी हो, अच्छी खबर भी सुनानी हो, तो पहले आप बुरी खबर सुनाएंगे कि अच्छी खबर सुनाएंगे? जी शाबाश, मैं आपके दोनों पहले अच्छी खबर सुनाएंगे। बिल्कुल, ऑलवेज एक्सप्रेस द गुड न्यूज फर्स्ट एंड देन एक्सप्रेस द बैड न्यूज। अब फर्ज कीजिए कि मेरे एक एम्प्लॉय की प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन उसने एक लोन अप्लाई किया था, लोन मिल गया, उसको लोन मिल गया, लेकिन उसने जो अप्लाई किया था प्रमोशन, या प्रमोशन उसका ड्यू था वो नहीं हुआ, तो आप पहले क्या बताएंगे उसको? लोन अप्रूव हो गया, या पहले आप बताएंगे तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई? जी शाबाश, पहले आप ये बताएंगे कि तुम्हें मुबारक हो। पहले तुम उसे जप्फी शप्फी डालोगे, फिर उससे हाथ मिलाओगे, मुबारक हो, और तुम्हारे घर का लोन अप्रूव हो गया, आज के बाद तुम घर के मालिक होगे, और तुम्हारे घर जब बन जाएगा तो तुम्हारी घर में घरवाली आ जाएगी, और जनाब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। आप अच्छी अच्छी बातें पहले करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ये दुनिया है, यहाँ इंसान को हर चीज़ इकट्ठी नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने आपको लोन तो दे दिया है, घर तो दे दिया है, लेकिन प्रमोशन कुछ अरसे के लिए रोक ली है। जैसे ही अगला साल शुरू होगा दोबारा हम रिपोर्ट बनाएंगे और भेजेंगे, और इस दफा डायरेक्टर जरूर अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। तो ये क्या है, पहले अच्छी खबर फिर बुरी खबर। अब तीन तरीके हो गए। पहला तरीका, अहम बात पहले बता दो। दूसरा तरीका क्या है कि अहम बात एंड पे बताएंगे, आहिस्ता 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 बात को क्लाइमैक्स पे लेके जाएंगे, स्लोली स्लोली टुवर्ड्स क्लाइमैक्स। और जब बुरी और अच्छी खबर दोनों हो तो हमेशा जो है अच्छी खबर पहले और बुरी खबर बाद में बतानी चाहिए। और हमेशा बुरी खबर बताते वक्त इंसान को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बुरी खबर सुनाएं और बंदा गिर जाए,
है ना जी। तो जैसे मैंने देखा है कि अल्लाह ना करे कोई इंसान गुजर जाता है तो लोग उसकी खबर कैसे देते हैं, मैंने गौर किया। सबसे पहले अक्लमंद लोग क्या कहते हैं कि यार वो तुम्हें पता है कि जो जे भाई हैं, जे भाई बीमार थे यार, तुम्हें पता तो है। हाँ हाँ बीमार थे। तो तुम्हें पता है कि वो बेचारे 2-4 दिन से आईसीयू में थे। हाँ ये भी पता चला था। और तुम्हें पता है कल रात डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ ये भी पता है। क्या हुआ क्या? नहीं मैं बताता हूँ ना यार, आराम से बताता हूँ। अब इतनी देर में ज़हन बन जाएगा। फिर वो कहेंगे कि देखो यार ये दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह ताला का बुलावा आ गया सुबह और वो अल्लाह ताला से मिलने चले गए। तो इस तरह करके आप बात करते हैं। तो बुरी खबर सुनाने के लिए इंसान को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। आप अपने एम्प्लॉय को बुलाएं और बुला के और यार वो नहीं हुआ तुम्हारा प्रमोशन, लो जी वो थे डिग गए, एम्बुलेंस ही पाओ तो हॉस्पिटल ले जाओ। ये तो कोई तरीका नहीं बात करने का। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये है बच्चों कि एक तरीका ये है कि बड़ी अहम बात जो है वो पहले बताई जाए, और एक तरीका ये है कि जरा आहिस्ता क्लाइमैक्स पे लेके जाओ। और एक ये है कि मेरे पास 2 खबरें, एक बुरी और एक अच्छी, तो मैं पहले अच्छी सुनाऊं फिर बुरी सुनाऊं। और एक ये है कि अगर खाली बुरी खबर ही सुनानी है तो जरा मेंटली प्रिपेयर तो कर लेना बंदे को। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये बड़ी जरूरी बात है। इसलिए इंसान को चीज बताते वक्त थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए, बेवकूफों की तरह बात नहीं कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दो सवाल आपसे कर लेते हैं। पहली बात ये है, गेट योर माइंड सेट राइट। It is important that you are in a right headspace before you speak to your staff. Prepare your team, be open and when breaking dash news. क्या जरूरत है कि इस सूरत में हमें स्टाफ को बड़ा तैयार करना पड़ता है, अपने करीब लाना पड़ता है, कैसी खबर ब्रेक करनी हो तो हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो बच्चे 5 जवाब भेज चुके हैं। बच्चों ने सब ने समझ लिया है कि जब इंसान इतनी मेहनत से खबर सुना रहा है तो यकीनन ये बैड न्यूज है। बिल्कुल ठीक है। तो बैड न्यूज इंसान को बड़े आराम से सुनानी चाहिए। और फिर क्वेश्चन है, नेवर न्यूज गिवर्स बिटवीन 65 to 70% चूज टू गिव 70। ये रिसर्च 70% न्यूज गिवर्स जो है वो क्या करते हैं? तो 70% न्यूज गिवर्स क्या करते हैं कि गुड न्यूज फर्स्ट एंड बैड न्यूज आफ्टर दैट। तो हमेशा ये रिसर्च बता रही है कि इंसानों का ये इशार है कि बुरी खबर बाद में, अच्छी खबर पहले। क्वेश्चन एक और है, माई मॉम्स डॉक्टर सेड योर कोलेस्ट्रॉल इज डाउन, बाय द वे योर ब्लड प्रेशर इज मोर बैडली हाई, योर ब्लड शुगर लेवल आर गुड। तो क्या अप्रोच है डॉक्टर साहब की? योर कोलेस्ट्रॉल इज डाउन, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा नीचे चला गया है, शुगर तुम्हारी हाई है और ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर तुम्हारा ऊपर आ गया है। तो ये क्या तरीका है शाबाश? तो ये तरीका है कि सैंडविच अप्रोच है। सैंडविच अप्रोच का मतलब ये है कि उन्होंने एक तरीका कार अडॉप्ट किया है, सैंडविच अप्रोच अडॉप्ट की है। अच्छी खबर, बीच में बुरी खबर, फिर अच्छी खबर। तो ये सैंडविच अप्रोच भी है, ए और बी, और इसको हम सी, इसको हम डी कहेंगे, डी कहेंगे। तो डी का मतलब ये है कि हमने अच्छी खबर, फिर बुरी खबर, फिर अच्छी खबर। जर्नल लॉजिकल ऑर्डर इन द मैसेज में जर्नल लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास वक्त मौजूद है ये पढ़ने के लिए। ये बच्चों क्या हमारे पास टाइम है मजीद पढ़ने के लिए? जी तो बच्चे कह रहे हैं कि